नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विवेक। कर्नाटक में हिजाब विवाद दिनों दिन गर्माता जा रहा है। अब खबर है कि शिवमोगा जिले में स्कूल प्रशासन के द्वारा हिजाब पहनने से मना करने पर 2 छात्राओं ने परीक्षा का बहिष्कार कर दिया। छात्राओं का कहना है कि परीक्षा छोड़ सकते हैं पर हिजाब पहनना नहीं। जिन 2 छात्राओं ने परीक्षा का बहिष्कार किया है उनमें से एक छात्रा 6वीं और दूसरी 9वीं में पढ़ती है। जानकारी है कि दोनों छात्राएं हिजाब पहनकर परीक्षा देने पहुंची थीं, लेकिन स्कूल प्रशासन ने हिजाब में परीक्षा देने से मना कर दिया, जिसके बाद ये छात्राएं परीक्षा छोड़कर बाहर आ गईं। जानकारी है कि इनमें से एक छात्रा को कथित तौर पर हिजाब पर प्रतिबंध का पालन नहीं करने पर पुलिस कार्रवाई की धमकी भी दी गई थी। छात्राओं के माता पिता का कहना है कि पहले स्कूल में कभी ऐसा नहीं होता था, अचानक हिजाब में परीक्षा देने से इनकार क्यों किया जा रहा है पता नहीं। मुस्लिम छात्राओं के परिजनों ने सवाल किया है कि हमारी बच्चियां हिजाब पहनकर पढ़ना चाहती हैं, जब हिंदू छात्राएं सिंदूर लगाती हैं, ईसाई छात्राएं माला पहनकर आती हैं, तो हमारी बच्चियां हिजाब क्यों नहीं पहन सकती? इसमें क्या गलत है? इतना दिन स्कूल में हिजाब का बारे में कुछ भी नहीं हुआ था। कल परसों से उन्होंने शाल डालना नहीं बल्कि उन्होंने बोलने को है, इसलिए हम हिजाब डालने से हमारे बच्चे को नहीं भेजते हैं। अभी उनका एग्जाम चल रहा है और आपके लोग उनको भी मालूम पड़ना ना, बच्चे का एग्जाम बोले को है पर उनको भी मालूम पड़ना ना। बच्चे का एग्जाम रहने में उन्होंने सडन ऐसे रूल्स डाले तो हमें क्या कर सकते हैं? हाई कोर्ट ने बोला है कि कोई भी हिजाब हो या शाल हो, हिंदू हो मुसलमान हो, कोई भी पहन के आना मना है। बच्चे कुमकुम डालने को नहीं आते है क्या? उनको भी मना किए हैं, कोई भी नहीं डालने को आते है ना, एंट्री करने को है ना स्कूल में, टीचर अच्छे डालने को हाले को है ना। अगर कोई रिलीजन नहीं शो अप करना है तो उन्हें भी कुमकुम नहीं डालना चाहिए ना, डालने को है ना सर। कल हमें मीटिंग को आए, टीचर का इसमें है ना, वो तो गलत ना। इसीलिए करना है तो पूरे इनके सेम रूल्स करो, एक एक को काय को करते हैं, गलत ना वो भी। हमारे लिए क्यों ऐसे का रूल्स? तो आप हिजाब उतार के नहीं भेजो? नहीं क्यों भेजना है सर? अभी नहीं है ना, कितना साल 160 इयर्स हुआ ये स्कूल्स पूरा ये होके पूरे बच्चे भी, हमें मेरी माँ मेरे नानी उन्होंने पढ़ने में भी स्कूल में हिजाब डाल लेके थे, अभी क्यों वो रूल्स? बता दें कि मामला दिनों दिन गर्माता जा रहा है। छात्राएं और पेरेंट्स हिजाब पहनने की मांग को लेकर अड़े हुए हैं, जबकि हाईकोर्ट ने आदेश आने तक शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक पहचान के कोई भी कपड़े पहनने पर पाबंदी लगाई है। ऐसे में अब बच्चों को पढ़ाई का नुकसान उठाना पड़ रहा है। पहले ही तनाव के चलते स्कूल कॉलेज पिछले सप्ताह बंद हुए हैं और अब 10वीं तक के स्कूल खुलने के बाद भी हिजाब को लेकर छात्राओं और स्कूल के बीच टकराव देखने को मिल रहा है। शिवमोगा के कर्नाटक पब्लिक स्कूल में आज से 10वीं कक्षा की प्रिपरेटरी एग्जाम होने थे। छात्राएं हिजाब पहनकर परीक्षा देने आई, जिस पर उन्हें स्कूल में एंट्री नहीं दी गई। पंजाब में 5 दिन बाद यानी 20 फरवरी को विधानसभा चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे। उससे ठीक पहले कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा है। यूपीए सरकार में कानून मंत्री रहे अश्विनी कुमार ने मंगलवार को कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना इस्तीफा सोनिया गांधी को भेज दिया है। इस्तीफे में अश्विनी कुमार ने लिखा है कि वो पार्टी से बाहर रखकर राष्ट्रीय मुद्दों पर बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने पार्टी को धन्यवाद भी कहा है। अपनी चिट्ठी में लिखा है कि मौजूदा परिस्थितियों में और अपने सम्मान के मद्देनजर वो इस्तीफा दे रहे हैं। अश्विनी कुमार ने अपने इस्तीफे में कहा है कि मैं 46 साल के लंबे जुड़ाव के बाद पार्टी से अलग हो रहा हूं। अश्विनी कुमार ने अपने इस्तीफे में कहा कि मैं 46 साल के लंबे जुड़ाव के बाद पार्टी से अलग हो रहा हूं और आशा करता हूं कि ऐसे परिवर्तनकारी नेतृत्व से प्रेरित होकर जनता के प्रति अति सक्रियता से काम करता रहूंगा, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा दी गई उदारवादी लोकतंत्र की उच्च प्रतिबद्धता की परिकल्पना आधारित हो। Well, it was a painful decision, certainly not an easy decision. I thought long and hard over it and realized that the way the internal processes of the Congress are in place today, I could not continue any longer consistent with my dignity and self-esteem. I have great personal regard for Shrimati Sonia Gandhi, with whom I have worked for a very long time, but I thought that my shoulders were no longer strong enough to carry the weight of indifference. I therefore decided that in deference to my obligation to my own sense of dignity, I should sever my 46-year-old association with the Congress Party. While one is a member of a party, one is constrained by many circumstances
in terms of freedom of political action. I no longer wanted to be constrained by the inherent limitations by being a party man, yet not able to contribute effectively in the service of public causes that are dear to me. So I did not want to suffer a double jeopardy. Congress is not the party that it was. All I can say is that we do not have a transformative or an inspiring leadership to lead the party. I have neither quit politics nor have I quit public service. I will continue to discharge my obligations to my nation as best as I can in whatever way I can. अश्विनी कुमार यूपीए सरकार में कानून और न्याय मंत्री थे। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का बहुत करीबी माना जाता है। दोनों परिवारों के बीच कई दशकों तक घनिष्ठ संबंध रहे हैं। अश्विनी कुमार पंजाब से राज्यसभा सांसद थे। ऐसे में 2022 विधानसभा चुनाव से पहले उनका इस्तीफा देना कांग्रेस के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है। ये इसलिए भी चौंकाने वाला है क्योंकि अश्विनी कुमार सोनिया गांधी के वफादार माने जाते थे। G23 नेताओं के समय में भी उन्होंने सोनिया गांधी का बचाव किया था। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान खत्म हो गया है। अब तीसरे चरण के लिए 20 फरवरी को 59 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। ऐसे में तमाम राजनीतिक दलों ने इस चरण के लिए अपनी ताकत झोंक दी है। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह ने औरैया में चुनावी जनसभा को संबोधित किया और निशाने पर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को लिया। इस दौरान अमित शाह ने दावा किया कि 2 चरण के मतदान में समाजवादी पार्टी बहुजन समाज पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया है। भारतीय जनता पार्टी तेजी के साथ 300 सीटों की ओर बढ़ रही है मित्रों, तेजी के साथ। और आज जब तीसरे चरण के प्रचार के लिए मैं आया हूं, लाखन सिंह जी को जिताने की अपील करने के लिए मैं आया हूं, तब मैं आप सभी को कहता हूं कि फिर से एक बार प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। यही यूपी ने मुझे बताओ भाई, बोलो भारत माता की। मुझे बताओ भाई, 2014 में कौन जीता? भाजपा जीती या नहीं जीती? 2014 में कौन जीता? 17 में कौन जीता? 19 में कौन जीता? और 22 में बाउंड्री लगाने का मौका है। लगाएंगे क्या? लगाएंगे क्या? मित्रों, सहारनपुर से आगरा तक हर जगह पे भारतीय जनता पार्टी का विजय ही विजय हो रहा है और यहां से तीसरे चरण की भी शुरुआत हुई। किले से उन्होंने अपनी पार्टी का नाम तो समाजवादी पार्टी रखा है, मगर मैं पूछना चाहता हूं अखिलेश बाबू, सपा बसपा बसपा सपा बुआ भतीजा 15 साल तक सरकार चलाई या नहीं चलाई? 15 साल तक किसी के घर में गैस का सिलेंडर पहुंचा है क्या? ऐसा नहीं भी, जोर से बोलो, पहुंचा है क्या? भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई नरेंद्र मोदी जी ने, यूपी की 1,67,00,000 माताओं को गैस का चूल्हा और सिलेंडर देने का काम नरेंद्र मोदी। और हमने तय किया है 1,67,00,000 माताओं को जो गैस का चूल्हा और सिलेंडर दिया है, सभी को होली और दिवाली पर एक गैस का सिलेंडर भी फ्री ऑफ कॉस्ट देने का काम भारतीय। 20 तारीख को होली है, 10 तारीख को काउंटिंग है। यूक्रेन रूस तनाव के बीच यूक्रेन की राजधानी कीव में मौजूद भारतीय दूतावास ने यूक्रेन में मौजूद भारतीयों, खास तौर पर छात्रों को अस्थायी रूप से यूक्रेन छोड़ने की सलाह दे दी है।
दूतावास की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि यूक्रेन की मौजूदा अनिश्चितताओं को देखते हुए भारत सरकार अपने सभी नागरिकों को, खासकर छात्रों को यूक्रेन छोड़कर देश वापस जाने की सलाह देती है। खास बात यह है कि इससे पहले भी अमेरिका समेत कई देश यूक्रेन से अपने राजनयिकों को देश छोड़ने के लिए कह चुके हैं। दूतावास की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि भारत सरकार अपने सभी नागरिकों को, खासतौर पर छात्रों को, यूक्रेन छोड़कर देश वापस जाने की सलाह देती है। इसी के साथ ही कहा गया है कि यूक्रेन के भीतर भारतीय नागरिक बिना किसी काम के बाहर न जाएं और आवश्यक होने पर ही यूक्रेन की यात्रा करें। यूक्रेन में मौजूद भारतीय दूतावास ने सभी भारतीय नागरिकों से अपील की है कि वो अपनी मौजूदगी के बारे में दूतावास को जानकारी देते रहें ताकि जरूरत पड़ने पर उन तक पहुंचा जा सके। इस पत्र के आखिरी में कहा गया है कि भारतीय दूतावास यूक्रेन में अपना सामान्य कामकाज जारी रखेगा ताकि यूक्रेन में मौजूदा भारतीय नागरिकों को सेवाएं देना जारी रखा जा सके। आपको बता दें कि इससे पहले पिछले महीने जनवरी में यूक्रेन में मौजूद भारतीय दूतावास ने एक फॉर्म जारी किया था। इस फॉर्म में 31 जनवरी तक सभी भारतीय नागरिकों से अपनी जानकारी इस फॉर्म में भरने की अपील की गई थी ताकि जल्द से जल्द भारतीयों तक आवश्यक सूचना और मदद पहुंचाई जा सके। 25 जनवरी को जारी इस फॉर्म में भारतीय दूतावास ने अपने ट्विटर पर पिन किया हुआ है। यूक्रेन और रूस का विवाद अब चरम पर पहुंच चुका है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने सोशल मीडिया के जरिए 16 फरवरी को रूसी आक्रमण की घोषणा कर दी है। अमेरिकी अधिकारियों ने पिछले हफ्ते ही यूक्रेन सीमा पर 1 लाख रूसी सैनिकों की तैनाती होने की जानकारी दी थी, लेकिन अब अधिकारियों का कहना है कि यूक्रेन सीमा पर रूस के 1,30,000 से ज्यादा सैनिक डटे हुए हैं और इनमें से 1.12 लाख जवान सेना के हैं और 18,000 जवान नौसेना और वायुसेना के हैं। इसी बीच CNN की रिपोर्ट बताती है कि रूस ने यूक्रेन को 3 ओर से घेर लिया है। इनमें दक्षिण में क्रीमिया और उत्तर में बेलारूस की ओर से घेरा गया है। वहीं रूस ने यूक्रेन के साथ लगती सीमा पर भी सैनिक तैनात कर दिए हैं। अमेरिकी रिपोर्ट बताती है कि रूस यूक्रेन पर कभी भी हमला कर सकता है। बीती रात यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए एक वीडियो पोस्ट किया था। राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने 16 फरवरी को रूसी आक्रमण की घोषणा कर दी है, यानी कि अगले कुछ घंटों में ये युद्ध शुरू भी हो सकता है। ज़ेलेंस्की ने पोस्ट करके बताया है कि 16 फरवरी को हमला हो सकता है। यूक्रेन इस दिन एकता दिवस मनाएगा। इससे जुड़े दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए जा चुके हैं। लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले से जुड़े 5वें मामले में भी रांची की CBI कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव को दोषी करार दे दिया है। 950 करोड़ रुपए के बहुचर्चित चारा घोटाले से जुड़े डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ के गबन के मामले में दोषी ठहराया गया है। कोर्ट ने 24 लोगों को बरी किया है, जबकि लालू के करीबी नेता जगदीश शर्मा और ध्रुव भगत समेत 35 लोगों को 3-3 साल की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने लालू यादव के लिए सजा का ऐलान नहीं किया है। उन्हें और बचे हुए अन्य दोषियों को 21 फरवरी को सजा सुनाई जाएगी। चारा घोटाले में डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ की निकासी का सबसे बड़ा मामला है। 1990 से 1995 के बीच का यह पूरा मामला है। CBI ने 1996 में अलग अलग कोषागारों से गलत तरीके से अलग अलग राशियों की निकासी को लेकर 53 मुकदमे दर्ज किए थे। ये पैसा संदिग्ध रूप से पशुओं और उनके चारे पर खर्च होने के लिए बताया गया था। डोरंडा कोषागार मामले में 6 नामजद आरोपी फरार हैं। इससे पहले चारा घोटाले से जुड़े 5 मामलों में से 4 में लालू यादव को सजा मिल चुकी है। चाईबासा कोषागार से 37.7 करोड़ के अवैध निकासी के मामले में लालू यादव जमानत पर है। इस मामले में लालू प्रसाद यादव को 5 साल की सजा सुनाई गई थी। देवघर कोषागार से 79 लाख के अवैध निकासी के घोटाले के दूसरे मामले में भी वो जमानत पर हैं। इस मामले में लालू प्रसाद यादव को 3.5 साल की सजा सुनाई गई थी। लालू प्रसाद यादव को 33.13 करोड़ के चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी के तीसरे मामले में भी जमानत मिली थी। इस मामले में उन्हें 5 साल की सजा सुनाई गई थी। दुमका कोषागार से 3.13 करोड़ की अवैध निकासी के चौथे मामले में लालू प्रसाद यादव को 2 अलग अलग धाराओं में 7-7 साल की सजा सुनाई गई थी, लेकिन फिलहाल लालू यादव जमानत पर हैं। इस मामले को हम ही लोगों ने उजागर किया था और हम ही लोग गए थे पटना हाईकोर्ट में कि इस मामले की CBI से जांच हो। तो
तो अगर पटना हाईकोर्ट के मॉनिटरिंग में अगर सीबीआई की जांच नहीं होती तो जिससे साजिश रची थी इन लोगों ने, सारा मामला रफा दफा हो जाता। मुझे खुशी है कि जिन लोगों ने बिहार को लूटा उनको सजा हो रही है। और ये मामला 139 करोड़ रुपए का था, उस जमाने का 139 करोड़। आज अगर उसको आंका जाए तो 765 करोड़ रुपया उसकी कीमत होगी। तो यानी आज के हिसाब से 765 करोड़ रुपए की अवैध निकासी ट्रेजरी से हो गई। और मुख्यमंत्री भी थे, वित्त मंत्री भी थे, तो इनकी पूरी मिली भगत थी सारे मामले के अंदर। और इसलिए जो भी कुछ हुआ है ये स्वागत योग्य है। और एक मैसेज है समाज के अंदर कि जो लोग गरीबों को लूटने का काम करेंगे, पद पे रहते हुए जो लोग खजाने को लूटने का काम करेंगे, उनको सज़ा मिलेगी। और तो जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा किया वैसा वो भर रहे हैं। लेकिन लालू यादव जी अभी जमानत पर हैं, अस्वस्थ हैं और कई तरह की बीमारियों का भी सामना कर रहे हैं। इन सब के बीच में इसका बिहार में राजनीतिक आउटफॉल क्या होगा? देखिए, राजनीतिक आउटफॉल तो जो ना वो हो चुका है, क्योंकि ये कोई पहला मामला नहीं है। 30 साल से मामला चल रहा है और ये 5वां केस है जिसके अंदर इनको सजा हुई है। तो इसलिए देखिए, राजनीतिक फॉल आउट है कि अब तो लालू यादव बिहार की राजनीति में उनका कोई असर नहीं रहा है। 2010 के चुनाव में 22 सीट पर सिमट गए थे। लोकसभा का चुनाव हुआ 2019 के अंदर, कितनी सीट मिली उनको? 2014 में कितनी सीट मिली उनको? तब लालू यादव बिहार की राजनीति का को प्रभावित नहीं कर सकते हैं। इसलिए अब उनका कोई अस्तित्व बिहार की राजनीति में नहीं है। बाल्की के लटका झटका हंसी मजाक कर वो मीडिया में बने रह सकते हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त जो है उनका प्रभाव खत्म हो चुका है।